सितंबर की जो परीक्षा है आपकी यूपी ट्रिपल पेट की, उससे कुछ घंटे ही पहले साथियों मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इन साथियों 100 सवालों को आपको देना चाहता हूं, आपको समर्पित करना चाहता हूं साथियों, आपकी 7 सितंबर की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो साथियों अगर आपकी परीक्षा पहली शिफ्ट में है या दूसरी शिफ्ट में है, मैं कहूंगा इन सारे सवालों को घोल कर पी जाइएगा, आपका वो पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा, आपका पेपर साथियों बहुत आराम से निकल जाएगा। चलिए तो क्लास शुरू हो चुकी है और पूरे के पूरे 100 सवालों को मैं आपको करवाने वाला हूं। आप अपना मनोमस्तिष्क साथियों थोड़ा सा खोल कर, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके इन सवालों को तैयार करिए। मैं कहूंगा साथियों भरोसे के साथ यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस को सबसे पहले खोजा गया था? और ये जो क्वेश्चंस है ना तैयार किए गए हैं साथियों 6 सितंबर की दोनों शिफ्ट के आधार पर। वहां पर देखा गया है कि किन किन टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट किया गया है आज के इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले साथियों हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो मैं कहूंगा साथियों कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, क्योंकि पूछा गया था ना सिंधु सभ्यता कैसी, किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता, ये सवाल पूछा गया था साथियों आपसे एग्जाम में। कह रहे कि धौलावीरा राज्य ये कहां पर स्थित है? देखिए ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, इसलिए ये स्थल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो ये साथियों गुजरात में है। उसके बाद देखिए पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो सबसे पहले साथियों कुत्ते को पालतू बनाया था, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज को प्रयुक्त किया गया था? तो सबसे पहले साथियों गेहूं का नहीं, सबसे पहले जौ को प्रयुक्त किया था, आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों आपको मालूम होना चाहिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि जो धनुर्वेद है ना ये यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध साथियों किससे है मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं इसका युद्ध संबंध जो है ना ये युद्ध कौशल से, किससे है साथियों? युद्ध कौशल से इसका संबंध है। कह रहे कि इनमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान जो है ना साथियों वो सामवेद में है। कौन से वेद में? सामवेद में, आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहे किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों धर्मपाल ने की थी, आंसर आपका डी होगा। कहने के गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था, आंसर आपका सी जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो पता साथियों कहां बिताई थी? वैशाली में बिताई थी, राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पर है साथियों? नेपाल में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये साथियों गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि एक लोक नृत्य है जिसका नाम है साथियों घुमुरा, ये किस राज्य में किया जाता है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये पता कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है, यानी कि डोलू कुनिया जो नृत्य शैली है ये केरल की है। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियो के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो पता साथियों कहां की बात चल रही है? साथियों कोली नृत्य की बात चल रही है, यानी कि कोली नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं साथियों? सिर पर जले हुए दिए रखती हैं और फिर प्रदर्शन करती हैं। उसके बाद देखिए देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। यानी कि एक राजधानी इसमें से गलत होंगी, बाकी 3 सही होंगी, तो साथियों आपको बताने कौन सी गलत है। देखिए कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी आस्ताना है। क्या है? आस्ताना है। और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, ये सवाल पूछा गया था साथियों 6 सितंबर की शिफ्ट में। और बहामास की राजधानी साथियों नासाउ है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन की अगर बात करें जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये जापान की साथियों मुद्रा है। उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है साथियों? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, आंसर आपका बी होगा। है ना, राजधानी से संबंधित सवाल पूछा गया, मुद्रा से संबंधित सवाल पूछा गया, जिन जिन टॉपिक से कुल मिला के साथियों सवाल पूछे गए पिछली आपकी 2 शिफ्ट में 6 सितंबर की, उन्हीं टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 7 सितंबर की। तो उन सारे टॉपिक्स को साथियों मैंने कवर अप कर दिया, इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कह रहे कि कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो साथियों श्रीलंका की राजधानी है। अगला देखिए यूनेस्को विश्व विरासत
विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पता साथियों खजुराहो में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए करके सुमेलित आपको करना है इसमें से साथियों सुमेलित। देखिए ये कैसा है साथियों, दिक्कत दे रहा है क्या? 18 अप्रैल फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, 22 मई फिर विश्व विरासत दिवस है, 29 जुलाई विश्व मृदा दिवस है और 5 दिसंबर साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यहाँ पर साथियों होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। देखिए अभी आप थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों कब, या मैं आपसे ये पूछूं साथियों 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यानी कि ए का जो होगा ये 2 वाला हो जाएगा। तो ए का क्या हो गया साथियों? 2 वाला हो गया, ठीक है। अब बी वाला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना, 22 मई की अगर बात करते हैं साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये कहां पर है? ये यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सी का और डी का आपको ढूंढना है। 29 जुलाई की अगर बात करें, इसमें से 29 जुलाई को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका ये पहले वाले में, तो सी का 1 हो जाएगा। और 5 दिसंबर की अगर बात करते हैं साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो डी का 3 हो जाएगा। यानी कि 24-13 लिखा होना चाहिए। 24-13 कहां पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कुल मिला के ये जो चारों दिवस मैंने आपको बताया ना, इसमें से एक दिवस पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इन सवालों को आपको पढ़ते जाना है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात करते हैं साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई ही तो मैंने आपको बताया, देखिए जरा 29 जुलाई मैंने आपको बताया था साथियों। देखिए ये पहला वाला कहां पर है? पहला वाला सी में है। हाँ 29 जुलाई को बाघ दिवस मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहने के अगला सवाल है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो ये साथियों गुरुमुखी, गुरुमुखी होना चाहिए, गुलरुखी भी कहीं कहीं पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका ए जाएगा। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग था एक, ये किससे संबंधित है? तो ये साथियों कृषि से संबंधित है और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों तैयार करवाया था। अगले नंबर का सवाल है करके प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, ये प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब साथियों कौन बना था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। कौन बना था साथियों? मीर जाफर बना था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है करके भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो आपका जवाब लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इस किले का नाम साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज है और ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था भारत में। कहने के औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो पता साथियों पंडिता रमाबाई ने ये काम किया था। पंडिता रमाबाई आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है करके वेदों की ओर लौटो नारा ये किसने दिया है? गुरु नानक देव जी ने नहीं साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय साथियों लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था उस समय। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो बिहार में साथियों किसने नेतृत्व किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला देखिए असहयोग आंदोलन साथियों कब समाप्त हुआ था? समाप्त कब हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 का झंडा सत्याग्रह साथियों नागपुर में आयोजित किया गया था। आंसर जिनका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो किनकी बात चल रही है? नटराजन पाटिल, अतुल घोष नहीं साथियों राम मनोहर लोहिया आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर
उत्तर है। अगला देखिए, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? मैं कहूंगा बृहत हिमालय श्रेणी ये प्राचीनतम है। सही जवाब आपका ए होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, उत्तराखंड का है, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। करके बारी द्वाब किसके बीच का क्षेत्र है? तो ये तो व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है बारी द्वाब। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? रावी और व्यास, रावी और व्यास ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? तो व्याथ नाम से साथियों झेलम नदी को जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? बताइए। तो जो साथियों नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। सही जवाब आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, गंगा, यमुना, सरस्वती। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में मिला, ए में लिखा हुआ है ना। ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम में मिलती हैं। आंसर आपका ए जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? तो किन शैलों की बात चल रही है साथियों? अवसादी शैलों की बात चल रही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है? तो जो आग्नेय शैल है ना साथियों, यही आपकी प्राथमिक शैल है। आंसर आपका ए होगा। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? मैं कहूंगा साथियों अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आंसर आपका बी है। और अगला देखिए, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आती है। देखिए, जो भूमि सुधार है ना, ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आती है, संवर्ती के भी नहीं आती है, बल्कि भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आती है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? मुझे बताइए। तो दंड प्रक्रिया शामिल है। दंड प्रक्रिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कह रहे कि कौन संघ सूची में है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रेलवे, शिक्षा, वन, कृषि की, तो जो रेलवे है ना साथियों ये संघ सूची में है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। के बाद देखिए, अगला सवाल है करके भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो साथियों शून्यकाल किसे कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। संसदीय कार्यवाही के पूर्व अध का समय को नहीं साथियों, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को साथियों। बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फंसेगा तो डिक्टो फंसेगा साथियों आपके एग्जाम में। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए एक साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहती है। यह पूर्वोक्त प्रलेख इनमें से आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो किस आदेशन के कारण साथियों प्रस्तुत किया जाता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। चिरकालिक संसदीय परंपरा कारण नहीं, संविधान का अनुच्छेद 112 नहीं साथियों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 113 नहीं। उसके अलावा अगर बात करते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण, बिल्कुल सही साथियों। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप समझदार हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है साथियों जिसमें, अब आपको ये बताना है साथियों क्या, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं साथियों, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? तो मैं कहूंगा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी साथियों सबसे अधिक होती है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जीएनपी का अर्थ क्या होता है? जीएनपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है साथियों, बताइए। तो हिंदी में इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है ना। चलिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम लोग कहेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जीडीपी प्राप्त नहीं होता? देखिए, जीडीपी की अगर हम बात करते हैं ना, कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, उद्योग क्षेत्र से प्राप्त हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता और सेवा क्षेत्र से भी होता है। सही जवाब जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। 100 सवाल देखेंगे, 40 सवाल बाकी हैं। चेलैया समिति का संबंध साथियों किससे है? तो इसका संबंध तो कर सुधार से है, यानी कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित है चेलैया समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कर या कौन सा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वैट, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर। सवाल का जवाब सीमा शुल्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे, कहने के साथियों निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो साथियों किसको किया जा सकता है? कार्बन टैक्स को किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब आपका सी। परम शून्य वो तापमान है जिस पर क्या
परम शून्य वो तापमान है जिस पर जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस स्थिति में होते हैं, आणविक गति समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही साथियों, परम शून्य तापमान वो होता है जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा का पीएच क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 5.6 से अधिक, अधिक नहीं साथियों कम होता, और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। वह अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है, तो मैं कह सकता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संकेतक नहीं है ना, संकेतक, अच्छा थोड़ा सा कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार का संकेतक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार का संकेतक नहीं है, तो जेरेनियम का फूल है, लाल गोभी के पत्ते हैं, पेटूनिया फूल हैं, या अजवाइन के फूल नहीं, अजवाइन के फूल नहीं है, अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर है। इनमें से कौन फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है, तो फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा टेरोई लग्लूटोमिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो ये फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है साथियों, टेरोई लग्लूटोमिक। अगले नंबर का सवाल है, पीएच में पीएच जो पी जो होता है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, पोर्टेंज होता है। पोर्टेंज कहाँ पर लिखा हुआ है, पोर्टेंज ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। पशुओं में मुंहपका रोग किसके कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साथियों वायरस की वजह से होता है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अगर निकट दृष्टि दोष है साथियों तो अवतल लेंस चलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि पायरिया एक कैसा संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो मैं कहूंगा साथियों ये एक जीवाणु जनित संक्रमण है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है। जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों से होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों पता क्या कहा जाता है, एंथ्रैक्स इसको कहा जाता है। एंथ्रैक्स आपके सवाल का आंसर है, और ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज किस दिवस मनाया गया है, तो हाल फिलहाल में साथियों जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया है ये 22 जुलाई को मनाया गया, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज मनाया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। अगले नंबर का सवाल है साथियों करंट अफेयर के, अगर अब हम लोग देख लेते हैं लगभग 25 सवाल, 100 तक सवाल है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों ये 10 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से साथियों इन चीजों को आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहे मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है, तो मैं कहूंगा अपना देश भारत बना है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो साथियों बिहार राज्य बन गया है, राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, किसने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के उप प्रबंध निदेशक के पद से साथियों इस्तीफा दिया है, तो इनका नाम गीता गोपीनाथ है, और इन्होंने साथियों अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इन्होंने साथियों त्रिपुरा राज्य के, है ना, रामचंद्र राव इनका नाम है, और त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है, तो किस देश से मिली है साथियों, यूएसए से मिली है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका देश साथियों यूनेस्को से बाहर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु में साथियों ये केंद्र स्थापित किया जाएगा, राइट आंसर आपका ए होगा। हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई बैंक को साथियों दिया गया है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई जाति लियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है, तो ये काम साथियों केरल राज्य में हुआ है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दी है, तो ये काम किसने किया है, ये काम अपने उत्तर प्रदेश ने किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार में दी है।
कह रहे कि किस राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, बताइए। तो इसकी शुरुआत साथियों उत्तराखंड राज्य ने की है। उत्तराखंड राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में। उसके बाद देखिए कह रहे कि फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है, तो ये साथियों कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ है, यानी कि फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान वाराणसी में आयोजित हुआ है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहां पर बिका है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बीजिंग में। मैं कहूंगा साथियों न्यूयॉर्क में बिका है, न्यूयॉर्क आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओरिएंटल कप 2025 ये कहां शुरू हुआ है, तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है ओरिएंटल कप 2025। उसके बाद देखिए कह के कौन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो अपना देश भारत साथियों इसकी मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है, तो किसने साथियों शुरू की है, मैं कहूंगा असम ने शुरू की है। असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहां उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन की अगर बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये साथियों बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है पंचोली साहब ने। अगला देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो वो साथियों 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है, तो अभी हाल फिलहाल में साथियों सऊदी अरब के ये रहने वाले थे, इनको सऊदी अरब के कहीं ना कहीं राजकुमार थे, स्लीपिंग प्रिंस इनको कहा जाता है साथियों। 2005 में इनका कार एक्सीडेंट हुआ था और जब से ये कोमा में थे और अब इनकी मृत्यु हो चुकी है कुछ दिन पहले ही। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का निधन हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों ये एक तरीके से बात करते हैं केरल के थे ये पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। कह रहे कि 2024-25 में भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो अगर बात करते हैं 2.85% बढ़ा है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, तो साथियों शी यूची ने जीता है। किसने जीता है, शी यूची ने जीता है। उसके बाद देखिए हाल ही में एलन बर्गमैन का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो साथियों वो एक गीतकार थे। कौन थे साथियों, वो एक गीतकार थे, ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे साथियों UPSSC पेट 7 सितंबर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर अगर आप लोग नए